हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय केमिस्ट्री चैनल। तो स्वागत है आप सभी का। आप सभी ने देखा था कि जो परसों की क्लास थी उसमें मैंने जो CSI नेट केमिकल साइंस 18 सितंबर 2022 का जो प्रीवियस ईयर पेपर लेके आई थी वो आधा ही रह गया था। तो उसके बाद का जो आज है, आज मैं पूरा पार्ट भी पूरा कंप्लीट कराने जा रही हूँ। तो आज आप देखेंगे कि CSI नेट केमिकल साइंस का 18 सितंबर का 18 सितंबर का 2022 का जो पेपर है पार्ट बी केमिकल साइंस का आज हम करने जाने हैं, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसका जो सॉल्यूशन रहेगा क्वेश्चन और इसका सॉल्यूशन जो रहेगा वो हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रहेगा। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन मैंने करा दिया था। सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं कि सेकंड क्वेश्चन क्या है। द ज्योमेट्री अराउंड TE in the symmetrical thermic species of TE O2F ब्रैकेट माइनस इज। ठीक है, TeO2F माइनस के सममिति तृतीय स्पीसीज में TE के चारों ओर की ज्यामिति है। क्या है ज्यामिति बताइए। ठीक है, इसके हमें क्या है, इसकी हमको ज्योमेट्री का शेप बताना है कि क्या है शेप। तो देखिए क्या है शेप में स्क्वायर प्लानर है। स्क्वायर प्लानर ऑप्शन नंबर 1, टेट्राहेड्रल है, टेट्रागोनियल, बाइपिरामिडियल है और ऑक्टाहेड्रल है। तो बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा स्क्वायर प्लानर। ठीक है, सही उत्तर हमारा स्क्वायर प्लानर हो जाएगा, क्योंकि जो स्क्वायर प्लानर ज्योमेट्री है समझा था कॉन्फ़िगरेशन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के कारण हो। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग कार्बोनिल स्ट्रक्चरिंग फ्रिक्वेंसीज इन द फॉलोइंग स्पीसीज। ए से डी स्पीसीज हमको बताना है। ए से डी क्या हो गया, MnCO6 प्लस OS CO6 2 प्लस IrCO6 3 प्लस और जो फ्री CO2। ठीक है, तो इसको इंग्लिश में हिंदी में क्या है क्वेश्चन, इसका हिंदी में बोला गया है कि निम्नलिखित स्पीसीज ए से डी में कार्बोनिल प्रधान आवृत्तियों का घटता हुआ क्रम बताइए। और ये आकृतियां दी हुई हैं और इनका हमको क्या बताना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है, घटता हुआ क्रम बताना है। तो ऑप्शन है BACD, ए दूसरा है DCBA और तीसरा है ABCD और चौथा है CBDA। तो आप बताइए कि जो इसका है क्या होगा करेक्ट आंसर। तो B करेक्ट आंसर हो जाएगा BACB। OSCO6 होल टू प्लस, फिर बी के बाद क्या दिया हुआ है MnC6 होल 6 और प्लस MnCO6 प्लस। ठीक है, और जो थर्ड क्या आ जाएगा हमारा, सी आ जाएगा IrCO होल 6 3 प्लस। ठीक है, और डी क्या हो जाएगा, मुफ्त है। ठीक है, मुफ्त CO है। यह है कॉम्पैरेटिव प्रॉपर्टीज आधारित प्रश्न है। ऐसे प्रश्न क्या होते हैं, पीरियोडिक ट्रेंड से लिगेंड स्ट्रेंथ या स्टेबिलिटी कंपेयर की जाती है। ऐसे क्वेश्चन इसलिए दिए जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन पीरियोडिक ट्रेंड से, जैसे हमने आपको पीरियोडिक टेबल समझाया था ना, पीरियोडिक ट्रेंड्स पूरा समझाया है, उन्हीं से ये क्वेश्चन पूछा गया है कि ऐसे प्रश्न जो होते हैं पीरियोडिक ट्रेंड से, लिगेंड से, स्ट्रेंथ से, स्टेबिलिटी कंपेयर करने के लिए पूछा जाता है। तो इसके लिए हमको क्या याद करना है कि जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है ग्रेटर देन वीक लिगेंड और मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्स जो होता है ग्रेटर देन लेस स्टेबल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा गया है, देखिए द 1H NMR स्पेक्ट्रम ऑफ C5H5 होल टू FeCO
2 exhibits two peaks of equal intensity of room temperature, but for resonance of relative intensity 5:2:1 के रेशियो में at lower temperature the hapticities of C5H5-R। हिंदी में है क्वेश्चन, कक्ष ताप पर C5H5 FeCO2 का 1 NMR स्पेक्ट्रम समान ताप तीव्रता के 2 शिखर दर्शाता है, परंतु निम्न ताप पर 4 अनुनाद दर्शाता है जिनकी अपेक्षित तीव्रताओं का अनुपात 5:2:1 है। C6H5- की हैप्टिसिटीज है, क्या है हैप्टिसिटीज दी हुई है, eta5 and eta1, eta5 and eta3, eta3 and eta1 और eta3 and eta3। बताइए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या होगा, करेक्ट आंसर सॉल्यूशन करके बताइए प्लीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा eta5 एंड eta1। क्यों होगा, देखिए जो रूम टेम्परेचर पर जो इसकी कंडीशंस होगी, आप लोगों का यहाँ पर दिया हुआ है कि 2 बराबर तीव्रता इक्वल इंटेंसिटी इज पीक जो होते हैं वो 2 बराबर इक्वल इंटेंसिटीज पीक मिलते हैं। कारण उच्च टेम्परेचर हाई टेम्परेचर पर रिंग वेजिंग या फ्लॉक्सियनलिटी के कारण, और दोनों जो C5H5 CP रिंग्स के जो वास्तविकता जो बॉन्डिंग स्टैटिक स्ट्रक्चर का पता चलता है। तो इंटेंसिटी 5 सिग्नल यह दर्शाता है कि एक C5H5 रिंग के सभी 5 प्रोटॉन एक जैसे वातावरण में हैं। यह तभी संभव है जब वह रिंग eta5 है पेंटाहेप्टो तरीकों से जुड़ी हो, ठीक है। इंटेंसिटी 2:2:1 वाले सिग्नल बाकी के जो 5 प्रोटॉन होते हैं मोनोहेप्टो रिंग की पहचान है। eta1 CP रिंग में जो आयरन Fe सिर्फ एक कार्बन से जुड़ता है, जिससे जो रिंग के प्रोटॉन क्या होते हैं 3 अलग अलग समूहों में, 2 आर्थो से, 2 मेटा से, 1 इप्सो पैरा में बढ़ जाते हैं, ठीक है। 2 आर्थो 2 मेटा और 1 इप्सो मतलब पैरा में बढ़ जाते हैं। इसलिए कैलकुलेशन क्या निकलता है, जो इस कॉम्प्लेक्स की जो सही स्ट्रक्चर होती है eta5 C5H5 eta1 C5H5 FeCO2 होता है। यह संरचना यह संरचना 18 इलेक्ट्रॉन रूल का पालन करती है। 18 इलेक्ट्रॉन का पालन करती है क्यों कि जो Fe सेकेंड है C6 इलेक्ट्रॉन पेयर करती है। eta5 C5H5 माइनस है, इसमें भी C इलेक्ट्रॉन माइनस होते हैं। eta1 जो होता है इसमें क्या होता है C5H5 माइनस, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन माइनस होते हैं, और जो 2 × CO है इसमें 4 इलेक्ट्रॉन माइनस होते हैं। तो टोटल कितने होते हैं 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसलिए जो C5H5 की हैप्टिसिटी कितनी हो जाती है eta5 एंड eta1। इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या आता है eta5 एंड eta1 आता है, ठीक है। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ये क्या दिया हुआ है, इन द सॉलिड स्टेट द स्टेबल स्ट्रक्चर ऑफ द मेटल क्लस्टर Ru3CO10 ppS3 वोल्टवाइज इज ठोस इज, ठीक है। ठोस अवस्था में जो हिंदी में क्वेश्चन है कि जो ठोस अवस्था में धातु गुच्छ Ru3CO10 ppS3 वोल्टवाइज की जो स्थायी संरचना क्या है, इसका जो यहाँ पे फॉर्मूला दिया हुआ है, इसकी जो
मतलब करेक्ट स्टेट मतलब करेक्ट स्ट्रक्चर क्या है, आप लोग सही सही बताइए। 1 वाला दिया हुआ है, ये 2 दिया हुआ है, ये 3 दिया हुआ है, ये 4th वाला दिया हुआ है। तो आप सभी बताइए कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। ये देखिए, ठीक है, करेक्ट आंसर बताइए। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा। देखते हैं इसका सॉल्यूशन। जो मेटल क्लस्टर होते हैं RuCO, Ru3CO10 PPS3 होल्टवाइज की जो संरचना का विस्तृत समाधान नीचे दिया हुआ है। क्या होता है, जो कुल वैलेंस की गणना अगर हम करें, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करें, TVE देखें, तो सबसे पहले हम क्लस्टर के कुल वैलेंस इलेक्ट्रॉन की गणना करते हैं। जो रुथेनियम होता है Ru, यह समूह 8 का तत्व है, ठीक है। ये 3U परमाणुओं के लिए है, तो 8 × 3 × 8 24 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। कार्बोनियन आलसीओ, जो कार्बोनिल होता है CO, प्रत्येक जो CO लिगेंड 2 इलेक्ट्रॉन देता है, तो 10 CO के लिए 10 × 2 ये 20 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ठीक है। अब तीसरा इसका होता है ट्राइफिनाइल फॉस्फीन PPS3, प्रत्येक PPS3 लिगेंड 2 इलेक्ट्रॉन देता है, तो 2 PPS3 के लिए 2 × 2 क्या हो जाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो कुल TVE कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा, ठीक है। अब ये सेकेंड नंबर में क्लस्टर की ज्योमेट्री, एक जो M3 क्लस्टर होता है 3 धातु परमाणुओं के लिए, यदि TVE 48 है, तो मेटल बॉन्ड के भी बंधों की संख्या इस प्रकार निकाली जाएगी। किस प्रकार, जो मेटल बॉन्ड इक्वल टू 18 × n माइनस TVE अपॉन में 2, तो यहाँ पे n इक्वल टू 3 है और TVE कितना है, 43 है। तो फॉर्मूला में मान पुट कर देंगे और जो हमारा करेक्ट आंसर क्या आएगा, 3 आएगा। कि 3 मेटल बॉन्ड का अर्थ होता है कि तीनों जो Ru मेटल परमाणु जो Ru परमाणु का जो त्रिकोणीय ट्रेंगल बनाते हैं, ठीक है। बंधों का हमको पहले ज्योमेट्री का शेप निकालना पड़ेगा कि कौन सा शेप होगा, तो पहले किया जाता है तो संरचना में बदलाव हो जाता है। और क्या होता है, ब्रिंजिंग कार्बोनिल जो इस क्लस्टर के Ru3CO10 और PPS3 होल्टवाइज की ठोस अवस्था में 2 Ru परमाणुओं के बीच 2 CO लिगेंड ब्रिंजिंग की स्थिति में होते हैं, ठीक है। तो लिगेंड का वितरण भी निकाला जाएगा। जो परमाणुओं के बीच CO लिगेंड ब्रिंजिंग की स्थिति में होते हैं, तो लिगेंड का वितरण निकलेगा। जो 2 Ru ऐसे होते हैं जिन पर एक PS3 और 2 टर्मिनल CO होते हैं, और ये दोनों परमाणु 2 ब्रिंजिल CO आपस में जुड़े होते हैं, और तीसरा Ru परमाणु 4 टर्मिनल CO लिगेंड से जुड़े होते हैं। और इसकी स्थिरता क्या हो जाएगी, जो PPS3 होता है एक बड़ा लिगेंड होता है, इसलिए यह त्रिकोणीय के कोनों पर इस तरह व्यवस्थित होता है जिससे जो स्टेरिक हिंड्रेंस कम हो सके। इसलिए जो हमारे जो दिए गए विकल्पों में से फर्स्ट आंसर सही होगा, क्योंकि यह एक त्रिकोणीय Ru3 कोर को दर्शाता है जिससे CO लिगेंड ब्रिज के रूप में कार्य कर रहा है, जो प्रायोगिक रूप से ठोस अवस्था में पाए जाने वाला सबसे स्टेबल रूप है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए क्यों, क्योंकि जो ये देखिए इसमें दो Ru जो PS3 CO से लिगेंड से जुड़े हुए हैं, और इसमें जो दो PPS3 बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, इसलिए क्या है, ये स्टेबल स्टेट है और ठोस स्थिति को भी, सॉलिड स्टेट को भी दर्शाते हैं। इसलिए जो इसका क्या है करेक्ट आंसर ये करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन अब हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। क्या है 6 में कि द नंबर ऑफ मोल्स MgATP नीडेड फॉर द रिडक्शन
ऑफ 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन बाय नाइट्रोजनस एंजाइम। ठीक है, इसमें बहुत बड़ी कन्फ्यूजन है, मैंने बहुत सर्च किया, परंतु ऑप्शन जो मतलब एनटीए की वेबसाइट की तरफ से है जो ऑप्शन दूसरा है, और जो मैंने सर्च किया, मैंने सॉल्यूशन किया है, उसका आंसर दूसरा आ रहा है। मैंने गूगल में भी सर्च किया, एआई में, सब में सर्च कर लिया, परंतु जो ऑप्शन है जो गूगल एआई से आ रहा है वो क्लियर है, और जो एनटीए की वेबसाइट से दिया गया है वो ऑप्शन गलत आया। तो प्लीज़ देख लीजिएगा, हम एक बार हम आपको समझाते हैं, प्लीज़ आप लोग भी एक बार चेक कर लीजिएगा। जो नाइट्रोजन बाय नाइट्रोजनेसिस एंजाइम है, हमको नाइट्रोजन 1 मोल नाइट्रोजन का पूछा जा रहा है, तो 1 मोल मतलब N2 का ही हम निकालेंगे ना। तो N2 का जब हम देखते हैं, हमारे ऑप्शन क्या है 8 है, 16 है, 6 है, 2 है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर यहाँ पर कितना दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है, ये एनटीए की वेबसाइट से दिया हुआ है। अब हमारा कैलकुलेशन है वो आप देखिए, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन की प्रक्रिया में नाइट्रोजनेसिस एंजाइम जो कॉम्प्लेक्स का उपयोग होता है, इसकी संतुलित रासायनिक अभिक्रिया जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन इस प्रकार है। क्या है, N2 8 इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन माइनस 8H प्लस 16 ATP। तो यहाँ पे वही रिएक्शन कन्वर्ट की जा रही है, 2NH3 प्लस H2 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन। तो इसका जो की पॉइंट हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन्स की आवश्यकता 1 मोल मतलब 1 मोल N2 को 2 मोल अमोनियस में बदलने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी। 6 इलेक्ट्रॉन N2 के रिडक्शन के लिए 2 इलेक्ट्रॉन H2 गैस बनाने के लिए, जो इस प्रक्रिया का एक अनिवार्य हिस्सा है। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन H2 गैस बनाने के लिए उपयोग होगी। ठीक है, जब ATP का उपयोग होगा नाइट्रोजनेसिस एंजाइम में, Fe प्रोटीन में से Fe प्रोटीन तक प्रत्येक इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करने के लिए 2 ATP अणुओं मोल की खपत होगी। ठीक है, ट्रांसफर जो Fe प्रोटीन तक इलेक्ट्रॉन को पहुंचाने के लिए, ट्रांसफर करने के लिए 2 ATP अणुओं की खपत होगी। तो कुल गणना क्या होगी, टोटल इलेक्ट्रॉन 8 होंगे और ATP पर इलेक्ट्रॉन 2 होगा। ठीक है, तो टोटल ATP नीडेड 8 × 2। देखिएगा, मैंने जो कैलकुलेशन किया है कहीं गलत होगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आदि आप लोगों को इसका क्लियर मतलब जिससे आपका 8 आंसर आता है, तो आप प्लीज़ उसको भी मुझसे शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मैंने टोटल ATP कितने आए, 16 आए ना। तो देखिए जो निष्कर्ष निकलता है, 1 ऑफ N2 के रिडक्शन के लिए 16 ATP की आवश्यकता होगी। अगर प्रश्न में प्रति मोल अमोनिया मतलब NH3 पूछा जाता, यदि प्रति मोल NH3 पूछा जाता तब आंसर हमारा 8 होता, क्योंकि 16/2 हो जाता, = 8 आता। ठीक है, तो इसलिए जो हमारा 1 मोल N2 पूछा गया है, तो इसलिए 16 ATP आएगा। चूंकि प्रश्न में 1 मोल N2 ही पूछा गया है, इसलिए क्लियर आंसर हमारा 16 ऑप्शन नंबर 2 होना चाहिए। नोट आपके जो द्वारा दिया गया करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 8 दिया गया है। ठीक है, परंतु जो अक्सर एग्जाम में पर मोल ऑफ NH3 प्रोडक्टेड के संदर्भ में मान लिया जाता है, लेकिन जो वैज्ञानिक रूप से निकाला गया है, जो मैंने आंसर निकाला है वैज्ञानिक रूप से निकाला है, बहुत जगह सर्च किया है, तब ये मैंने कैलकुलेशन निकाला है कि जो आंसर होगा 16 ATP ही इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, यदि आप सभी को कोई कन्फ्यूजन लगती है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसलिए इसका क्या होता, समाधान क्या होता है, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन से समाधान है। ठीक है, लेकिन यहाँ प्रश्न Mg2 कॉम्प्लेक्स से पूछा गया है। अब अगला क्वेश्चन हमारा 7 नंबर का, अमोंग Si3N4 alpha BN AIN and SN6 the compounds with the highest conductivity is। या बताइए, जो Si3N4 अल्फा BN और AIN एंड SNX में से वह यौगिक जिसकी चालकता कंडक्टिविटी जो होती है सर्वोच्च है, वह है, बताइए क्या है। जो ऑप्शन नंबर में Si3N4 पॉलीथिजाइल, जो नेचर इसका क्या होता है, इनऑर्गेनिक पॉलीमर है, जिसे
जिसे पॉलीथिजाइल कहा जाता है। कंडक्टिविटी है हमारे रूम टेम्परेचर पर मेटेलिक कंडक्टिविटी प्रदर्शित करता है और इसकी संरचना पाई इलेक्ट्रॉन पूरी श्रृंखला में, पूरी चेन में डीलोकलाइज्ड होती है, ठीक है। और जो स्पेशल फैक्ट होता है यह है पहला गैर नॉन मेटेलिक यौगिक था जिसे सुपर कंडक्टर लगभग 0.3 के पर रूप में खोजा गया था, ठीक है। ये स्पेशल फैक्ट है, जो गैर नॉन मेटेलिक यौगिक था और सुपर कंडक्टर था, लगभग 0.3 के रूप में खोजा गया था। और इसकी चमक क्या होती है, चमक लस्टर का जो गुण है वह भी धातुओं जैसी ही होती है, ठीक है। जो दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है अल्फा Bn, ठीक है, मैं हर ऑप्शन का आपको कंपेयर करके आपको बताती हूँ, आंसर इसमें भी कंफ्यूजिंग आएगा, ठीक है। देखिएगा, जो हेक्सागोनियल बोरॉन नाइट्राइड जो है अल्फा Bn, इसे वाइट ग्राफिट भी कहा जाता है, वाइट ग्राफिट भी कहा जाता है क्योंकि इसकी जो संरचना है ग्रेफाइट जैसी होती है और इसकी कंडक्टिविटी के जो विपरीत यह एक बहुत अच्छा आइसोलेटर, मतलब बहुत अच्छा कुचालक है। और रीजन क्या है इसका, जो बोरॉन और नाइट्रोजन के बीच है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अंतर अधिक होने के कारण इसके जो पाई इलेक्ट्रॉन और लोकलाइज्ड हो जाते हैं और जो ये फ्री मूवमेंट नहीं कर पाते हैं, इसके कारण जो बॉन्ड गैप बहुत बड़ा हो जाता है, ठीक है। इसका रीजन आप ध्यान से देखते जाइएगा तीनों का ही। अब देखिए SiN3ON4 आता है, सिलिकॉन जो होता है सिलिकॉन नाइट्राइड और AiN एल्यूमिनियम नाइट्राइड, दोनों जो कोवेलेंट ये दोनों कोवेलेंट क्राइमिक्स हैं। इनमें स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं और जो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन मजबूती से बॉन्ड से बंधे होते हैं, ठीक है। और ये जो होते हैं विद बॉन्ड गैप आइसोलेटर होते हैं और इनका उपयोग हाई टेम्परेचर एप्लीकेशंस में थर्मल कंडक्टर लेकिन इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर के रूप में किया जाता है, ठीक है। अब इन चारों की तुलना की गई है कि तुलनात्मक कंप्रेसिव टेबल क्या है। SN6 क्या है, पॉलीमेरिक चेन है और इसकी क्या होती है, हाई मेटेलिक कंडक्टिविटी सबसे हाई होती है, ठीक है। इसे सबसे हाई, मैंने आपको रीज़न भी बता दिया कि इसकी हाई क्यों होती है। अल्फा Bn की होती है लेयर स्ट्रक्चर होता है, इंसुलेटर होता है। Si3N4 जो होता है कोवेलेंट नेटवर्क होता है, ये भी आइसोलेटर होता है। AiN क्या होता है, कोवेलेंट नेटवर्क होता है, ये भी आइसोलेटर होता है। तो सबसे हाई कौन हो गया, अब आप ही सोचिए सबसे हाई कौन हो गया। SN6 होता है सबसे हाई मेटेलिक कंडक्टिविटी है, ये पॉलीमर चेन बनाता है। परंतु जो हमारा NTA की वेबसाइट की तरफ से जो हमारा आंसर दिया गया है वो क्या दिया गया है, Si3N4 को मार्क किया गया है, जो कि तकनीकी रूप से क्या है, गलत है। दिए गए विकल्पों में से सिर्फ हमारा जो SN6 एकमात्र एक ऐसा यौगिक है जो कि मेटेलिक कंडक्टिविटी दिखाता है और इसलिए इसकी जो कंडक्टिविटी सबसे अधिक होती है। तो नोट में है कि करेक्ट आंसर के रूप में हमारे जो नोट्स में दिया गया है क्या है, Si3N4 को मार्क किया गया है, जो कि तकनीकी रूप से एकदम रॉन्ग है। मानक केमिकल विज्ञान के रूप से केमिकल साइंस में स्टैंडर्ड केमिस्ट्री के अनुसार जो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा SN6 हो, ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए, जो CSI नेट इन परीक्षाओं में उपयोगी हो, ठीक है। CSI या नेट जैसी परीक्षा में SN6 की धात्विक प्रकृति पर अक्सर सवाल पूछे जाते हैं। ये मोर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन 100% पूछा जाता है। SN6 जो एक मतलब इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें ही NTA की वेबसाइट के द्वारा इस ऑप्शन में जो हमारा पिछला क्वेश्चन हो गया और ये क्वेश्चन दोनों में ही करेक्ट आंसर गलत दिया गया है। तो प्लीज़ आप चेक कर लीजिएगा, मैंने बहुत चेक किया है तभी आपको, और ये आपको इम्पॉर्टेंट नोट भी ला के दी हूँ कि इस कारण से आप कंफ्यूजिंग ना हो, ठीक है।
अब इसके लिए जो की पॉइंट टिप्स दिया हुआ है एग्जाम में, क्या कहा जाता है कि जो SnX है वन डायमेंशनल मेटल कहा जाता है, और अल्फा वीन वाइट 8 नंबर का जो हमारा क्वेश्चन आता है, आयनाइजेशन एनर्जी निकालना है। ठीक है, हमने आपको जो पीरियोडिक टेबल ट्रेंड्स में आपको समझा दिया है, फिर भी आप देखिए IE1 टू IE5 ऑफ S एंड और P ब्लॉक, S एंड P ब्लॉक एलिमेंट्स हैं X1 P Y और Z आर गिविंग बिलो। ठीक है, द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन X Y एंड Z का निकालना है। तो हिंदी में क्या पूछा, हिंदी में क्वेश्चन है कि S तथा P ब्लॉक तत्वों की X Y तथा Z की आयनन ऊर्जाएं IE1 टू IE5 निम्नलिखित दी गई हैं, तो X Y तथा Z में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। वैलेंस इलेक्ट्रॉनों की हमको नंबर ज्ञात करने हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन नंबर दिया हुआ, ऑप्शन दिया हुआ है, करेक्ट आंसर बताइए। ऑप्शन ए है x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 3 और z इक्वल टू 4, x इक्वल टू 4, y इक्वल टू 1 और z इक्वल टू 1। ऑप्शन नंबर 3 है x इक्वल टू 4, y इक्वल टू 3 और z इक्वल टू 1, और x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 3 और z इक्वल टू 4। करेक्ट आंसर बताइए। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 3 और z इक्वल टू 4। अब इसमें भी देखिए नोट दिया हुआ है ना, जो करेक्ट आंसर x इक्वल टू 2 है, y इक्वल टू 3 और z इक्वल टू दिया गया है, जो कि बिल्कुल गलत है, और ऑप्शन नंबर हमारा सही 3 वाला आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 x इक्वल टू 4, y इक्वल टू 3, z इक्वल टू 1 आएगा। हम कैलकुलेशन से निकालेंगे, ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ पे x y तथा z में संयोजी कोवेलेंट वैलेंसी इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछा गया है। तो कोर कॉन्सेप्ट किसी तत्व के लिए वैलेंसी इलेक्ट्रॉन की वह संख्या, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन की संख्या वह होती है जिसके बाद जो आयनाइजेशन एनर्जी में एक बहुत बड़ा उछाल, सडन जंप देखने को मिलता है। और यह उछाल यह जंप तब आता है जब इलेक्ट्रॉन एक मोर स्टेबल इनर सेल या नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन से निकाला जाता है। ठीक है, तो डेटा विश्लेषण दिया हुआ है, स्टेप बाय स्टेप एनालिसिस। फर्स्ट में तत्व x के लिए IE1 इक्वल टू 1000, E1 इक्वल टू 800 इक्वल टू IE1 इक्वल टू 800, IE2 इक्वल टू 2427, IE3 इक्वल टू 3016 है, IE4 25,030। अचानक से एक क्या है, बहुत बड़ा उछाल है, इसलिए निष्कर्ष में जो हमारे 3 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद जो स्थिर इनर सेल आती है वो क्या आ जाएगी, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 3 आएगी। ठीक है, और तत्व Z के लिए भी यही दिया गया है और इसमें बहुत बड़ा उछाल है, तो केवल 1 इलेक्ट्रॉन आसानी से निकाला जा सकता है, अतः यह क्या है, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 1 आएगा। तो फाइनल कैलकुलेशन क्या आता है, डेटा के अनुसार करेक्ट आंसर हमारा क्या आता है, x इक्वल टू 4 आता है। आपको कैलकुलेशन कराया मैंने, आप एक बार चेक कर सकते हैं। ये भी देखिए y इक्वल टू 3 आएगा, z इक्वल टू 1 आएगा। यह ऑप्शन नंबर 3 के साथ मेल खाता है, इसलिए करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 3 आएगा। नोट में दिया है जो करेक्ट आंसर आप अभी हमारे इसमें दिया गया है, क्या है, x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 3, z इक्वल टू 4, जो कि एकदम से गलत है, जो कि टेबल में दिए गए डेटा के अनुसार एकदम गलत प्रतीत होता है। हमारी जो टेबल दी हुई है उसके अनुसार, क्वेश्चन के अनुसार ही आंसर इसमें गलत दिया गया है। जो हमारा करेक्ट आंसर होगा साइंटिफिक लॉजिकल के अनुसार 3 नंबर का क्वेश्चन सही है, क्योंकि ये देखिए एक क्विक समरी टेबल है, क्योंकि
I4 से I5 में जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 निकलेगा, I3 से I4 में 3 निकलेगा और E1 से I2 में 1 निकलेगा, क्योंकि जो I5, I4, I2 है, IE2 है, IE5, IE4, IE2 जो हैं ये हाई जंप जाते हैं, इसलिए इनसे बैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना तो मुश्किल ही हो जाएगा। इसलिए जो निकाले जाएंगे इनसे IE4 से, IE3 से, IE1 से, ठीक है। तो इसलिए x इक्वल टू 3 आए, x इक्वल टू 4 आएगा, y इक्वल टू 3 आएगा और z इक्वल टू 1 आएगा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा 3 हो जाएगा। आप लोग एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा। और मैं एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि यहाँ तक अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि अगला वीडियो आप तक बहुत जल्दी पहुँच सके। और आप BCSIR नेट 2026 दिसंबर 2026 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो प्लीज़ ये क्वेश्चन आप सभी के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्सों में भी शेयर कीजिएगा, ठीक है। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है द बेस आयनाइजेशन कंटेंट Kb1 ऑफ अमोनिया इन वाटर इज 1.8 इंटू 10⁻⁻5। द वैल्यू ऑफ एसिड आयनाइजेशन कांस्टेंट Ka1 ऑफ द कंजुगेटेड एसिड एंड क्लोज्ड 2। तो इसमें हिंदी में बोला गया है कि जल में अमोनिया का क्षार आयनन स्थिर नियतांक Kb1 1.8 इंटू 10⁻⁻5 है। तो संयुग्मी अम्ल के अम्ल आयनन नियतांक Ka1 का मान जिसके सबसे निकटतम है वह है। ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में 5.6 इंटू 10⁻10 है, ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है 1.8 इंटू 10⁻9 है, 3 में दिया हुआ है 7.0 इंटू 10⁻7 और 4 में दिया हुआ है 5.6 इंटू 10⁻4। तो आंसर बताइए प्लीज़, क्लियर आंसर, मतलब करेक्ट आंसर इस हमारा क्या हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, ठीक है। सॉल्यूशन देखते हैं, की पॉइंट्स में देखते हैं कि जो किसी भी कंजुगेटेड एसिड बेस पेयर के लिए जो A और B के बीच जो संबंध इस प्रकार से होगा, क्या होगा, Ka इक्वल टू Kb इक्वल टू Kw वाटर के लिए, जहाँ Kw क्या है, जल का आयनन प्रोडक्ट्स है और समान टेम्परेचर पर 25 डिग्री सेल्सियस पर जो K वाटर का मान 1.0 इंटू 10⁻14 होता है। ये मैं आपको पिछले वीडियो में मतलब पीरियोडिक टेबल नहीं, क्लास 12 की जो केमिस्ट्री सीरीज चल रही है ना, उसमें मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ कि जो 25 डिग्री पर जो टेम्परेचर कितना होता है Kw का 1.0 इंटू 10⁻14 होता है, ठीक है। तो अब इसका कैलकुलेशन निकालेंगे। दी गई वैल्यू, गिवन वैल्यू Kb इक्वल टू अमोनिया NH3 1.8 इंटू 10⁻5 है, Kw इक्वल टू 10⁻14। अब हम इसको फॉर्मूला में पुट कर देंगे, K हमको निकालना है तो K इक्वल टू Kw अपॉन में Kb। तो सब्सटीट्यूटिंग ऑफ वैल्यू, जब वैल्यू पुट कर देंगे तो फाइनल आंसर हमारा क्या आता है, फाइनल आंसर हमारा K इक्वल टू 0.55 है डॉट डॉट इंटू 10⁻9। ये क्या होता है, इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने पर 5 पॉइंट, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए भी बताएंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने पर जो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है 5.56 इंटू 10⁻10। यहाँ पर 9 था, हमने एक वैल्यू और बढ़ा दी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -10 हो जाता है, ठीक है। करेक्ट आंसर हमारा क्या आता है 5.6 इंटू 10⁻10 सबसे करीब है, इसलिए जो हमारा करेक्ट आंसर विकल्प हमारा आ जाता है 5.6, ऑप्शन नंबर 1 आता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, अगर क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। An octahedral D6 complex has a single spin allowed sorption bend the spin only magnetic moment Bm and the electrophilic transition of
translation for this complex रिस्पेक्टिवली आर। एक D6 अष्टफलकीय संकुल है और एकल पूर्ण पंचकोण अनुमत अवशोषण बैंड्स है। इसे संकुल के लिए पृथक्करण का मान चुंबकीय आपूर्ण Bm तथा इलेक्ट्रॉनिक अणु संक्रमण है। तो इनका जो क्रमशः इनके इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण निकालिए। ऑप्शन नंबर ए है 1 Tg से 1 ग्राम, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी में है 4.9 एंड 5T 2G 5E से 9 तक। और ऑप्शन नंबर 3 है 4.9 एंड 5EG से 5EG में 5.5T 2G तक। और ऑप्शन नंबर 4 में 0 एंड 1T 2G 1AG 1 ग्राम, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हमको निकालना है। देखिए क्या होता है। करेक्ट आंसर इसका क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन 1 है। क्या है देखते हैं इसके पीछे का कारण क्या है। लो स्पिन vs हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स पहचानने के लिए हमें ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स दो तरह से हो सकता है। पहला है हाई स्पिन HS। इसमें इलेक्ट्रॉन का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है T4 2G E2G होता है और यहाँ पे 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिससे हमें मैग्नेटिक मोमेंट लगभग कितनी होती है 4.9 Bm आता है, ठीक है। ये याद रखिएगा। जो हमारा अनपेयर्ड 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं T2G 4T2G E2G होता है, यहाँ पे 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसका मैग्नेटिक मूवमेंट कितना होता है 4.9 Bm आता है। और दूसरा लोन पेयर LS में कॉन्फ़िगरेशन T6 2G और EG 0 होता है। यहाँ पे सारे इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन आपस में पेयर युग्मित हो जाते हैं। तो ये क्या होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाते हैं। अब अगला इसमें मैग्नेटिक मोमेंट म्यू कैलकुलेशन फॉर लॉस स्पिन। चूँकि लॉ स्पिन D6 में एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, n=0, इसलिए स्पिन ओनली म्यू √n ब्रैकेट n+2 0 + 2, इसलिए क्या आ जाएगा हमारा 0 Bm आ जाएगा। तो स्टेप टू में कि स्पिन अलॉटेड ट्रांजिशनल क्या हो जाएगा। क्वेश्चन में साफ लिखा है कि जो कॉम्प्लेक्स के पास सिंगल स्पिन अलॉटेड अब्जॉर्प्शन बैंड्स है, ऑप्शन क्वेश्चंस में लिखा है। तो लो स्पिन D6 का जो ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन 6T2G पूरी तरह से भरा होता है, इसलिए जो ग्राउंड स्टेट टर्म है सिंबल 1A1G सिंगलेट स्टेट होता है। जब इसमें DD ट्रांजिशनल होता है तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है T2G से EG में जाता है। ये ध्यान रखिएगा क्या होता है T2G से EG में जाता है, जिससे 5T2G और 1EG कॉन्फ़िगरेशन बनता है और इसकी वजह जो लोवेस्ट एक्साइटेटेड सिग्नल स्टेट बनाती है वो क्या है 1T1G होती है, ठीक है। तो स्पिन अलाउड रूल ट्रांजिशनल तभी अलाउ होगा डायमैग्नेटिक और लो स्पिन से डायमैग्नेटिक और सिंगल स्पिन से अलॉटेड ट्रांजिशनल होता है, ठीक है। Consider the following statement about infrared IR स्पेक्ट्रोस्कोपी से क्वेश्चन है। तो निकालिए कि it is used determine the band gap and band structure and the charge carrier concentration of compound. B, it is used in identify functional group of a compound. C, it is used to characterize different stretching and bending
मोल्स ऑफ वेरिएशन इन मॉलिक्यूल। डी क्या है हेट्रोन्यूक्लियर डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स आर IR एक्टिव। इसका हिंदी में क्या बोलते हैं, अवरक्त IR स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए निम्नलिखित कथन दिए गए हैं। अब आपको करेक्ट आंसर चूज करके बताना है, तो प्लीज़ करेक्ट आंसर चूज करके बताइए। हिंदी में दिया हुआ है, प्लीज़ आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है, रीड कर लीजिए। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या आता है, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी नहीं, ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए आता है, 1 आता है, ठीक है। डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, विस्तृत स्पष्टीकरण क्या है, स्टेटमेंट ए करेक्ट क्या है। इंफ्रारेड IR स्पेक्ट्रोस्कोपी का जो उपयोग है सॉलिड स्टेट फिजिकल और मटेरियल साइंस में किया जाता है। यह किसी कंपाउंड्स या सेमीकंडक्टर के बैंड गैप, बैंड स्ट्रक्चर और चार्ज कैरियर कंसंट्रेशन, आवेश वाहक सांद्रता को डिटरमाइन करने में मदद करता है। स्टेटमेंट क्या है, बी क्या है, करेक्ट हो जाएगी। IR स्पेक्ट्रोस्कोपी का सबसे कॉमन और मुख्य ऑर्गेनिक कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप OH बॉन्ड C इक्वल टू बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड NH2 को आइडेंटिफाई करने के लिए किया जाता है। हर फंक्शनल ग्रुप एक स्पेसिफिक वेव नंबर मतलब तरंग संख्या पर IR रेडिएशन को अवॉइड करता है, ठीक है। तो स्टेटमेंट सी क्या है, ये सी भी करेक्ट है। तो जब मॉलिक्यूल IR रेडिएशन को एब्जॉर्ब करते हैं तो उनके जो केमिकल बॉन्ड में वाइब्रेशन होते हैं, और इसका उपयोग क्या है, मॉलिक्यूल के विभिन्न स्ट्रेचिंग, तनन और बेंडिंग के मोड्स ऑफ वाइब्रेशन को कैरेक्टराइज करने के लिए किया जाता है। स्टेटमेंट डी भी करेक्ट है, क्योंकि जो हेट्रोन्यूक्लियर डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल जैसे CO HCl NO में परमानेंट डाइपोल मूवमेंट होता है। वाइब्रेशनल के दौरान इनका डाइपोल मूवमेंट चार्ज होता है, जिसके कारण ये IR एक्टिव होते हैं। तो नोट में क्या है कि जो होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स हैं जैसे H2O2 N2 IR इनएक्टिव होते हैं। चूँकि जो चारों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट आ जाएगा, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो आपको अगला वीडियो किस टॉपिक में चाहिए कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो आप तक जल्दी पहुँच सके। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आज की क्लास आप सभी को कैसी लगी, ठीक है। कमेंट ज़रूर कीजिएगा और प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा यदि वीडियो अच्छा लगता है, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता है बच्चों को और अच्छी क्लास लाने के लिए, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू, बाय बाय।